नमस्कार दोस्तों। आज जो है बहुत ही सेंसिटिव मामले के ऊपर अपन चर्चा करने आए हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सबसे कंफ्यूजन भरी है, ठीक है नहीं है। और उसमें अगर जीओसी का पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो जीओसी के जो वीडियो पेंडिंग रह गए थे उनको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 14 के आसपास वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में दे दूंगा उसकी। तो अगर प्रीवियस वीडियो आपको चाहिए तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अपन रेजोनेंस की। किसकी चर्चा करेंगे बेटा? रेजोनेंस की। रेजोनेंस की, ठीक है नहीं है। रेजोनेंस के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि रेजोनेंस क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, कॉन्जुगेशन क्या है, डीलोकलाइजेशन क्या है, ठीक है नहीं है। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस इज ए प्रोसेस, ठीक है नहीं है। रेजोनेंस क्या है? प्रोसेस है थ्रू विच डीलोकलाइजेशन of electrons or charge take place in a conjugate system ठीक है नहीं है। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक प्रोसेस है और बेसिकली एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। मॉलिक्यूल के अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी, ठीक है नहीं है। जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, ठीक है नहीं है। या फिर चार्ज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, ठीक है नहीं है। किसमें? कॉन्जुगेट सिस्टम में। तो यहां पे बेसिकली आपके तीन वर्ड कवर हो रहे हैं। पहला रेजोनेंस हो रहा है, दूसरा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तीसरा कॉन्जुगेशन हो रहा है या कॉन्जुगेट सिस्टम हो रहा है, ठीक है नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है नहीं है। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह स्थिर न रहना, कांस्टेंट नहीं रहना, हमेशा चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो आपने गांव में देखा होगा, एक गांव होता है, एक चौकीदार होता है, ठीक है नहीं है। तो चौकीदार को क्या है, खाना और पैसे वगैरह देने होते हैं, तब जाके वो गांव की चौकीदारी करता है, ठीक है नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो वो चौकीदार क्या है कि अगर एक फैमिली उसको लेती है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बर्डन हो जाता है उस फैमिली के ऊपर, और वो क्या है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाती फाइनेंशियली, ठीक है नहीं है। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाता है? हर गांव में एक घर सुबह शाम का खाना उसको खिलाएगा, फिर दूसरा घर खिलाएगा सुबह शाम का खाना, फिर तीसरा घर खिलाएगा। इस प्रकार से जितने भी घर हैं उनका रोटेशन वाइज क्या आता रहता है, नंबर आता रहता है, ठीक है नहीं है। और सब मंथली जो है 10, 20, 50 जो भी मनी फिक्स कर रखी है वो उसको देते हैं। इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। वो चौकीदार पूरे गांव में डीलोकलाइज हो रहा है। समझ में ही डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है नहीं है। तो एक वर्ड तो आपका कंप्लीट है, डीलोकलाइजेशन वर्ड कंप्लीट है आपका, ठीक है नहीं है। अब बात करेंगे अपन कॉन्जुगेशन की। तो देखो, कॉन्जुगेशन जो है वो एक कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है, स्टेट है। कंडीशन बोल दो, स्टेट बोल दो, किसके लिए? कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है नहीं है। क्या कंडीशन है? ये एक जो कॉन्जुगेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है लिंक टुगेदर। क्या होता है? लिंक टुगेदर। देखो यहां पे आराम से समझना, कॉन्जुगेशन लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है लिंक टुगेदर, यानी कि दो चीजों को जोड़ने वाला, ठीक है कि नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, अपने पास कॉन्जुगेशन के लिए ये कंडीशन है, बताई थी मैंने अभी, क्या है कंडीशन है,
या अवस्था है, स्टेट, जिसमें 3p ऑर्बिटल क्या होते हैं, लिंक टुगेदर होते हैं। 3p ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, लिंक टुगेदर होते हैं। अब 3p ऑर्बिटल है, वो p ऑर्बिटल आपका जो है, ठीक है नहीं, उसमें किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आपके पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ओड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें, ठीक है नहीं है। तो ये एक प्रकार की स्टेट है, ये बताएगी आपको कि कब कॉन्जुगेशन में है, कब नहीं है। तो देखो आप, मैं यहां पे ये सिस्टम लिख रहा हूं, इस सिस्टम में आप ये कहोगे सर यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये जो है सीक्वेंस इसमें आ रही है, ठीक है नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको बता रही है अल्टरनेट का। क्या बता रही है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है या अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। अब इसको आप दूसरे तरीके से देखो, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो आ गया लिंक टुगेदर, ठीक है नहीं है। अब यहां पे जो p ऑर्बिटल है, इस प्रकार से ये जो p ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, यहां पे पाई ऑर्बिटल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये p ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप। इसका p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। और कंडीशन क्या है इनकी? एक प्लेन में होनी चाहिए। इसका मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम जो होता है आपका, वो ऑलमोस्ट प्लेनर कैटेगरी में आता है। क्या आता है? प्लेनर कैटेगरी में। समझ में आई बात? तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट कंडीशन बोलेंगे। ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। क्या है? कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो रेजोनेंस को पढ़ने से पहले हमें कॉन्जुगेशन को डिटेल से पढ़ना जरूरी है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अपने पास कितने प्रकार के कॉन्जुगेशन पाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं है। हाँ जी, वीडियो देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। चले आगे, अब देखते रहो आप। तो अपने पास जो कॉन्जुगेशन की कंडीशन है वो कौन कौन सी है वो देख लो। पहली जो कंडीशन है वो है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। तो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन जो है आप देख सकते हो, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो 1,3-ब्यूटेनाइन को, ठीक है। कॉन्जुगेट सिस्टम है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन। यहां पे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको। कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? अल्टरनेट चेक करना है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कि नहीं है। दो डबल बॉन्ड, ठीक है नहीं है। और भी है डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन, आप चेक करो आराम से। देखो ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में ये कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? देखो इधर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप अपन लगा देते हैं, NO2 ग्रुप, तो इसका क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। नहीं आप चाहो तो यहां पे कीटोनिक ग्रुप भी लगा सकते हो या एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा सकते हो। कैसे? ऐसे। ये सारे के सारे क्या कंडीशन बता रहे हैं? कॉन्जुगेशन की कंडीशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैं अभी केवल कॉन्जुगेशन की कंडीशन बता रहा हूं, आपको रेजोनेंस नहीं समझा रहा हूं, पहले कह रहा हूं। समझ में? कॉन्जुगेशन की कंडीशन देख लो आप कि यहां अपने पास ये कंडीशन है। रेजोनेंस की बात अपन बाद में करेंगे कि व्हाट इज द रेजोनेंस, व्हाट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट, ये अपन बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक है नहीं है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? कॉन्जुगेशन की। क्लियर है? तो पहला कॉन्जुगेशन समझ में आया, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद
डबल बॉन्ड। दूसरा जो केस आता है वो आता है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में हो सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में लाने के लिए क्या करेंगे अपन क्या करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में लाने के लिए, इसको तो मैं साफ कर रहा हूं। देखो इधर ये डबल बॉन्ड है और ये यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों कॉन्जुगेशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार बेंजीन के ऊपर आप लगा सकते हो, आराम से देखो साइनाइड ग्रुप लग गया ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये भी क्या है कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन अपन चेक कर सकते हैं बेटा, इसमें साइनाइड है, यहां पे आप चाहो तो बेंजीन की एक और बना सकते हो जिसमें आप एसिटिलीन ग्रुप को जोड़ सकते हो इस प्रकार से। ये भी आपको कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नहीं है। तो ये कंडीशन है बेटा कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है एक दूसरे की काई में है कॉन्जुगेशन में। थर्ड जो है आपका, थर्ड जो है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद क्या लिखेंगे अपन यहां पे लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन भी अपन देख लेते हैं, आप राइट डाउन कर लेना ये सारा का सारा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन कैसे होगा, ये देखोगे आप, ये देखो पॉजिटिव चार्ज p ऑर्बिटल आपका कहीं में रहेगा बेटा कॉन्जुगेशन में रहेगा। कॉन्जुगेशन में आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड कहीं से जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है नहीं है, लिंक टुगेदर बाय द सिग्मा बॉन्ड। कौन कौन, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। आप ये भी देख सकते हो बेंजीन का भी लगा सकते हो यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन का भी आप लगा सकते हो, दिख रहा है। आप चाहो तो इसको ट्रोपोलियम कैटायन में भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज ट्रोपोलियम कैटायन में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ट्रोपोलियम कैटायन में भी इसको क्या चेक कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन को चेक कर सकते हो। अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मेरे को अभी कुछ भी नहीं करवाना, केवल मेरे को कंडीशन बतानी है कि अपने पास ये कॉन्जुगेशन की कंडीशंस हैं। समझ में आई बात। तो पहले कॉन्जुगेशन की कंडीशन देखो, आप पहचानना स्टार्ट करो, क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में होगा क्या, हाँ या ना, नहीं कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं तो यहां पे डबल बॉन्ड है, क्या ये कॉन्जुगेशन में है, नहीं है कॉन्जुगेशन में। समझ में आई, क्योंकि दूर है आपका। तो ये डबल बॉन्ड जो है इस पॉजिटिव चार्ज से दो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हमें केवल जरूरत है एक सिग्मा बॉन्ड की, क्लियर है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि कॉन्जुगेशन की कंडीशन में है। तो ये समझ में आया, तीसरा डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अब देख लेते हैं अपन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। हाँ तो देखो नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ये लो है नेगेटिव चार्ज। तो जहां पे मैंने पॉजिटिव लगाया है, जहां जहां पे, वहां पे आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो बेटा, क्या लगा सकते हो, नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो। तो आपको आइडिया लग जाएगा, ये देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज लगा दो आप। तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं बिहेव करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह। तो आप नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन करो, ये देखो नेगेटिव चार्ज, समझ में आई बात, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। तो ये है नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। अब जो है अपन बात करेंगे लोन पेयर की, ठीक है नहीं है। तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। फिफ्थ अपना केस कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। तो कंडीशन वही रखनी है अपन को, कंडीशन वही रखनी है, उसी प्रकार से चलेगा। देखो इधर ये दिख रहा है आपको,
क्या ये कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल है। ये सिस्टम और ये सिस्टम सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपका लोन पेयर, और डबल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस कारण से अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, क्या ये कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। डबल बॉन्ड और लोन पेयर वाली स्पीशीज जो है एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई है। समझ में आई बात? यहां पे कॉन्जुगेशन है क्या? पहले ये देखो। बोले सर कॉन्जुगेशन है, बहुत कॉन्जुगेशन। अभी एक कैटेगरी और बताऊंगा मैं आपको, उसमें और आइडिया लगेगा। देखो इधर, सबसे पहले लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, और लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है? इसी प्रकार से आप एनिलीन का केस ले सकते हो बेटा। क्या ले सकते हो? एनिलीन का केस लोगे। देखो, लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक दूसरे से एक सिग्मा बॉन्ड द्वारा सेपरेट है। आप चाहो तो फिनोल का केस ले सकते हो। किसका केस ले सकते हो? फिनोल का केस ले सकते हो। कोई दिक्कत बेटा? तो यहां पे क्या है? लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बाय द सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो ये कॉन्जुगेशन की कंडीशंस थी। तो नेक्स्ट कॉन्जुगेशन कंडीशन कौन सी है अपनी? नेक्स्ट है 6th नंबर की, वो भी देख लेते हैं। 6th नंबर की कंडीशन है अपनी, हाँ जी, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी दिखाया था आपको मैंने, फिर भी देख लो। CH3 मान लो कि ये लोन पेयर है, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आप चेक करोगे दोनों क्या है, दिख रहा है आपको? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहीं में है? कॉन्जुगेशन में है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप जो है किसका देख सकते हो बेटा? आप ऑक्सीजन वाले का देख सकते हो। देखो आराम से, कॉन्जुगेशन में है बेटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नेक्स्ट जो है आपको मैंने अभी एक एग्जांपल लेके बताया था, ये वाला। इसमें कितने प्रकार की कॉन्जुगेशन है? इसमें आपका पहला है लोन पेयर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, और लोन पेयर और पॉजिटिव। यहां पे 4 टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। कितने टाइप का कॉन्जुगेशन है? 4 टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। ये आपको पता होना चाहिए कि अपने पास कॉन्जुगेशन कितने हैं। तो ये कुछ बेसिकली कॉन्जुगेशन थे। अब हम चलते हैं वापस रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस की रामायण अपन को पूरी ढंग से देखनी है, तो देखो आप, तो रेजोनेंस को मैंने क्या बताया था? रेजोनेंस को एक प्रोसेस बताया था मैंने कि रेजोनेंस जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन और चार्ज का। या तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या चार्ज आएगा। ठीक है कि नहीं है? और वो कॉन्जुगेट सिस्टम में क्या होगा आपका? वो नजर आएगा। वो क्या होगा? कॉन्जुगेट सिस्टम में अपीयर होगा। ठीक है बेटा? अब एक वर्ड आता है अपने पास कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो देखो आराम से समझना, मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं, एक तो वर्ड अपन यूज में ले रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट, और एक वर्ड यूज में ले रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको तो अपन आर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसको एम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे के टीचर आर इफेक्ट यूज में लेते हैं, एम को यूज ही नहीं लेते। बहुत सारे के जो हैं वो एम इफेक्ट यूज में लेते हैं, आर को यूज में नहीं लेते। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली वो समझाने जा रहा हूं। देखो इधर आप समझने की कोशिश करना, ठीक है नहीं है? एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
जो बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है या जो बेंजीन रिंग जैसी स्ट्रक्चर रखता है उसमें वो रिएक्शंस मिलेगी, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम में। तो हमने क्या किया कि यहां पे बेंजीन रिंग लगाई और मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो यहां पे अपने पास क्या है बेटा, आप देखना इलेक्ट्रोफाइल यहां पे मन मर्जी आए वहां पे जुड़ सकता है। 6 पोजीशन अवेलेबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, कहीं भी अटैच हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक ग्रुप यहां पे अटैच होता है, ये ग्रुप अटैच होता है, ठीक है नहीं, ये ग्रुप अटैच होने के बाद आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट करता है कि तेरे को या तो ऑर्थो या पैरा पे बैठना है या फिर बैठना है मेटा पे बैठना है। तो ये डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है। तो ये ग्रुप क्या हो गया बेटा, डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है, डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे खाली क्लास होती है, बच्चा कहीं भी आके बैठ सकता है, लेकिन जैसे टीचर ऑलरेडी खड़ा हुआ है, बच्चा आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां नहीं वहां बैठ भाई, ठीक है नहीं है, क्योंकि उसके नेचर को अपन जानते हैं। तो वैसे ही ये ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा कि नहीं आएगा। अब ग्रुप ने कैसे डिसाइड किया, और कैसे वो डायरेक्टिंग ग्रुप बन गया, ये ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करता है कि ग्रुप जो है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बहुत ज्यादा कमी है, उस हिसाब से चलता है। समझ में आई बात। तो उसके लिए जो वर्ड यूज में आया है वो रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट यूज में आया है कि हम उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखो हिंदी मीनिंग होता है दिष्टकारी प्रभाव। क्या होता है, दिष्टकारी प्रभाव किसका, मीजोमेरिक इफेक्ट का। और इसका होता है अनुनाद प्रभाव। दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कहीं भी यूज मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट को अपन जनरली बेंजीन के लिए यूज में लेते हैं। तो ये है क्या, तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ड्यू टू रेजोनेंस। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ड्यू टू रेजोनेंस। तो जैसे ही ग्रुप यहां पे अटैच हुआ, मान लो कि यहां पे अपने पास ग्रुप NO2 है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो रेजोनेंस है या मीजोमेरिक इफेक्ट है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है नहीं है। और कंसेप्ट वही रहेगा, वैसा ही रहेगा कैसा, जैसा इंडक्टिव इफेक्ट में चला था। तो एक चीज बताओ, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन डिफरेंस है यहां पे, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहां जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पुल करेगा, तो ये पीछे से अपनी डेफिशिएंसी को कवर करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब NO2 कैसा है, विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है यहां पे। क्या लगा रहा है, विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है नहीं है। और जो विड्रॉइंग इफेक्ट लगाता है उसको अपन बोलते हैं -M या -R ग्रुप, ठीक है नहीं है। और बेसिकली आपको यूज में बेटा M इफेक्ट ही लेना है, R इफेक्ट को आप, हाँ रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव रेजोनेंस है, ये बाहर की तरफ जा रहा है या ग्रुप की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव रेजोनेंस बोलेंगे इसको, ठीक है नहीं है। और अगर ग्रुप से दूर जा रहा है, जैसे फिनोल में होता है, एनिलीन में होता है, लोन पेयर है, लोन पेयर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, तो यहां पे एक्सेस बनेगा। इस एक्सेस को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जाती है। तो एक्चुअल में ये कौन सा हो गया, +M या +R ग्रुप। आपको +M बोल दो, +R ग्रुप बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या यूज में लेना है बेटा, M इफेक्ट यूज में लेना है, क्योंकि बेसिकली ये जो बेंजीन रिंग के लिए बताया गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग, ये मीजोमेरिक इफेक्ट वर्ड यहीं पे यूज में लेना है कि भाई इसका कैसा प्रभाव है, दिष्टकारी प्रभाव।
कैसा है, दिशा दिशा देने वाला प्रभाव, दिष्टकारी प्रभाव। तो दिष्टकारी प्रभाव तो ये ग्रुप ही डाल सकता है, ठीक है नहीं, डायरेक्टिंग ग्रुप ही डाल सकता है। इसलिए एन इफेक्ट को यहाँ पे क्या लेना है आपको, डोमिनेंट तरीके से यूज में लेना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इस रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो अपन इसकी चर्चा मीजोमेरिक इफेक्ट की अभी थोड़ी देर बाद करेंगे चर्चा, पहले अपन जान लेते हैं कि व्हाट इज द रेजोनेंस, ठीक है नहीं है। तो अपन बहुत पीछे चलेंगे, अभी बहुत फ्लैशबैक में चलेंगे। तो केकुले का नाम सुना होगा। केकुले ने क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी, क्या दी थी बेटा, बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी थी, ऐसी। अगर ऐसी स्ट्रक्चर आए तो ये बेंजीन, ये हेक्सा साइक्लोहेक्साट्राइन है, क्या है बेटा, साइक्लोहेक्साट्राइन है, क्या है, साइक्लोहेक्साट्राइन, ठीक है नहीं, पहले ही। फिर केकुले को अक्ल आई कि ऐसे नहीं, डबल बॉन्ड ऐसे भी तो लग सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे, एक जगह रुक रहे नहीं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है वो भी घूम रहा है, अपनी जगह है ही। तो इस प्रोसेस को क्या 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 कहा गया, घूमने वाली को डीलोकलाइजेशन। इस घूमने वाली प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, ठीक है कि नहीं है। और हमने साथ में उसने ये देखा कि जो बेंजीन है और रिलेटिव कंपाउंडों की कंपैरिजन में काफी स्टेबल है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेबल है। आप चाहोगे इसको आप क्या बोलते हैं, हमने एयर में छोड़ दो, सेंसिटिव नहीं है एयर के प्रति, ऐसे नहीं कि ऑक्सीडाइज हो गई या और कुछ हो गया, इसको कैटालिस्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने के लिए, समझ में आई बात। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये क्वाइट स्टेबल है, ठीक है नहीं है, क्वाइट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के पीछे क्या लॉजिक लाया गया, ठीक है नहीं है। तो डीलोकलाइजेशन जिस प्रोसेस के अंडर होती है उसको कहा गया रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है, अनुनाद, रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है वो समझने की कोशिश करना। जब किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी, 1 2 3 स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो रेजोनेंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको, कि जब किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो उसकी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए हमें उसकी बची हुई प्रॉपर्टी को समझाने के लिए दूसरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है नहीं है। तो जो ड्रॉ की हुई स्ट्रक्चर है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। और ये जो फिनोमिना है वो रेजोनेंस कहलाता है। अब समझ में आई रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस में हम बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, क्यों ड्रॉ करते हैं, उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिकली ये है। अब जब रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस जब होगा तो रेजोनेंस होने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी कहां से चुराता है, बची कुची जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में से निकाल लेता है। तो जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी से बनी हुई होती है, तो मॉलिक्यूल तो भग रहा नहीं है, मॉलिक्यूल तो यही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो सिस्टम के पास जो है पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में से कम करता है। और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही कम होगी वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, रैपिडली इंक्रीज होगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो यहां पे एट्रीब्यूटेड है एक तरीके से, यहां पे रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी में एट्रीब्यूट कर रही है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है, रेजोनेंस एनर्जी से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इसलिए रेजोनेंस फिनोमिना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको डिटेल से पढ़ना जरूरी है। कोई दिक्कत यहां तक का समझ में आ गई। तो बेंजीन की जब सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से नहीं समझाई गई तो दूसरी स्ट्रक्चर बनाई, फिर तीसरी बनाई, फिर चौथी बनाई, फिर पांचवी बनाई। डेवार्ड ने भी अपनी 3 बेंजीन दी थी, याद हो तो, ठीक है नहीं है। और फिर लास्ट में ये वाली बेंजीन आई, ये वाली डॉट डॉट डॉट, ठीक है नहीं है, ये वाली
बेंजीन आई। इस ये जो बेंजीन दी थी वो थिले ने दी थी, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये क्या लफड़ा गया रेजोनेंस हाइब्रिड? देखो इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती हैं, उनको आप कागज पे ड्रॉ कर सकते हो आराम से, हाइपोथेटिकल है, ठीक है नहीं है? और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो एक्चुअल में होता है ट्रू स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होगी, ये तो सारी काल्पनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब काल्पनिक में भी अपन बात करते हैं कि भैया इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज्यादा है, तो इनमें से उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसे तो देखो डेवार वाली बेंजीन भी है, डेवार वाली बेंजीन, ये डेवार वाली बेंजीन है कि नहीं है? डेवार वाली बेंजीन। लेकिन हम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जब कैलकुलेट करते हैं इसका, तो हम इस बेंजीन की बात ही नहीं करते। देख लेना यार कहां लगेगा ये, ठीक है? डेवार वाली बेंजीन, तो डेवार की बेंजीन अनस्टेबल होती है और जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बनती है, ये बनती तो है लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, ठीक है नहीं है? तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम दो स्ट्रक्चर्स को क्या मानते हैं, और इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मानते हैं जो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रखती हैं। तो 50% इसका कंट्रीब्यूशन, 50% इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है? इनका कोई 0.1 के आसपास कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन मान के अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है नहीं है? तो रेजोनेंस की का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से आया हुआ है। अब रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेन तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे ये मॉलिक्यूल के लिए इंपोर्टेंट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं अपन क्या होते हैं, ठीक है नहीं है? तो अब जो स्टार्ट करेंगे अपन वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे रेजोनेंस की। पहली चीज आपको बताई थी मैंने, इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस है। क्या है बेटा? इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस है, मोलिकुलर प्रोसेस, ठीक है? इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर होगी। दूसरा जो है रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेंस डिक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। रेजोनेंस क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा सिस्टम की, ठीक है नहीं है? तीसरा जो है, अच्छा यहां पे अपन लिख लेना कि ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी, ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी की पूरी जो चर्चा है वो एरोमेटिसिटी में कर चुका हूं मैं, कि एरोमेटिसिटी में भी रेजोनेंस है इंपोर्टेंट, और वहां पे जो है डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो रेजोनेंस एनर्जी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। रेजोनेंस एनर्जी से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और स्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है। नेक्स्ट जो है आपको क्या बताया था मैंने? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है नहीं है? आर इमेजिनरी। कैसी होती है भाई? इमेजिनरी होती है, ठीक है? बट रेजोनेंस हाइब्रिड, इज ट्रू, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट में लिखोगे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having highest contribution,
हाईएस्ट contribution in resonance hybrid। कोई दिक्कत ठीक है नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप समझने की कोशिश करना बेटा, रेजोनेंस नेवर चेंज पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप। कभी भी किसी भी एटम या ग्रुप की पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो वो रेजोनेंस नहीं है। दिमाग में फिट कर लेना। कई बार क्या क्या चलता है दिमाग में अपने, ये चलता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी घूमेंगे, ये तो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ये वाले ऊपर चले गए। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हुआ कि ये एटम यहां पे ट्रांसफर हो गया, तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये क्या है, टोटोमेरिज्म। क्या है भाई, टोटोमेरिज्म। क्लियर है। रेजोनेंस में कभी भी एटम या ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो रेजोनेंस में होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। जैसे जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज होता, मान लो, ठीक है, दिस इज द रेजोनेंस। ये रेजोनेंस है। क्या है बेटा, ये रेजोनेंस है। और रेजोनेंस को हमेशा इस एरो के द्वारा शो करते हैं, है ना, डबल हेडेड एरो बोथ साइड। कोई दिक्कत, रेजोनेंस है ये क्या है, ये रेजोनेंस है। कोई दिक्कत। अब देखो रेजोनेंस का मूव या फ्लो ऑफ रेजोनेंस कैसे होता है वो समझा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना इसको। कौन सा पॉइंट आ गया बेटी, 6 पॉइंट, फ्लो ऑफ रेजोनेंस। तो एक कंसेप्ट फिक्स कर लेना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स है ये। रेजोनेंस का फ्लो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। अब डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे विजुलाइज करते हो। जैसे मानना, देखो इधर समझना, जैसे मान लो कि अपने पास ट्रोपोलियम कैटायन है, ये होगा ट्रोपोलियम कैटायन, ठीक है नहीं है। अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये गया हाई टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या गया, हाई टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जिसको एरो लगाना आ जाता है, जिसको ये वाले कन्वेंशनल एरो लगाने आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इजी हो जाती है। इसलिए फोकस करना है इसके ऊपर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी है, मिलियंस ऑफ एग्जांपल अपन चेक करेंगे, खूब सारे एग्जांपल। देखो इधर, ये समझ में आया बेटा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपने कौन सी डायरेक्शन में मूव किया है, उसी डायरेक्शन में मूव करना है। ऐसे नहीं करना कि वापस इलेक्ट्रॉन इधर लाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप रख दो, वो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आई बात। तो आपको करवाना है, ये देखो आगे गया, गया ना आगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, ये देखो, फिर और आगे जाएगा। आपको तब तक स्ट्रक्चर बनाते रहिए जब तक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं आती पहले जैसी। ये देखो चल रहा है आगे डीलोकलाइजेशन, और उसी डायरेक्शन में चल रहा हूं बेटा जिस डायरेक्शन में मैंने चला था, ठीक है नहीं है, जिस डायरेक्शन में मैं चला था उसी डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं। तो ये आगे से आगे चलती जाएगी। अभी स्ट्रक्चर कितनी बनी है बेटा, अभी स्ट्रक्चर बनी है 5, अभी तो स्ट्रक्चर और बनेगी। चलो इसको नीचे लिख देता हूं। तो आप क्या किए करो, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो पहले आप जो बॉन्ड फिक्स हैं, जो बॉन्ड अपनी जगह से नहीं ले उनको लिखा करो, फिर पॉजिटिव चार्ज लगाया करो, फिर डबल बॉन्ड कहां से हुआ है वहां से। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या लॉजिक है, ये देखो आप
पाई इलेक्ट्रॉन उठ कर गया है, नहीं है, यानी कि इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग किया है इसके p ऑर्बिटल ने। तो p ऑर्बिटल दो होते हैं बेटा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में दो p ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग की भी है। और यहां पे जब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ओवरलैपिंग आता है कि भाई ये वाला p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हुई है वो इस ऑर्बिटल में होगी, ठीक है नहीं है। तभी ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करवा रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा नहीं आएगा, देखो जब ये मूव करवाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कन्वेंशनल एरो के ऊपर कि एरो अपन को कैसे लगाना है, ठीक है। और लास्ट में देखोगे आप ये वाली स्ट्रक्चर वापस आ जाएगी आपकी। तो ये बेसिकली क्या है, रेजोनेंस है, बेसिकली क्या है ये रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन प्रोसेस है, रेजोनेंस तो बताया था आपको। और ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है कॉन्जुगेट सिस्टम है, ये क्या है कॉन्जुगेट सिस्टम। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया बेटा, आपको क्या करना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल अपन लेंगे, वो अपन लेंगे बेटा, जैसे मान लो फिनोल का ले लेते हैं अपन, किसका ले लेते हैं फिनोल का। तो आप देखोगे ऑक्सीजन के पास लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर है दो, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई कि नहीं, मैंने क्या कहा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो ये जब प्रेशर लगाएगा यहां से उठकर आगे जाएगा, ठीक है। तो इसका p ऑर्बिटल एक प्लेन में है, तो सेम प्लेन होने पर ही डीलोकलाइजेशन होता है, अगर प्लेन अलग है तो डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है नहीं है। तो देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, साथ में नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया OH और इसके ऊपर पॉजिटिव, एक लोन पेयर अभी भी मेंटेन है, कोई दिक्कत सही है। नेक्स्ट देखोगे आप, अब जो कॉन्जुगेशन है वो चेंज हो गया है, पहले लोन पेयर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन था, अब जो है नेगेटिव चार्ज और किसका कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड का, तो ये आगे जाएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे, समझ में आई। इसको भी मैं ऑर्बिटल वाइज समझाऊंगा अभी, एक बार देख लो आप। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाले यहां पे, ऊपर वाले सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देखो और लास्ट में क्या होगा, सिस्टम रिवर्ट टू ओरिजिनल, यानी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये OH वापिस इसके लोन पे रिटेंड हो इस प्रकार से, ठीक है नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या है आपकी रेजोनेंस, कोई दिक्कत कोई समस्या, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप रेजोनेंस करवा सक रहे हो, ठीक है नहीं। अब देखो ऑर्बिटल व्यू देखो इसका, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है और यहां पे लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगी, इसके साथ ओवरलैपिंग करने की कोशिश करेगी, किसके साथ, इसके साथ ओवरलैपिंग कोशिश करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे उठकर इसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, और इसमें क्या बनाएंगे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग होती है, आगे से आगे ऑटोमेटिक जो है इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, क्लियर है कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है आप चेक कर सकते हो, एक NO2 ग्रुप का और देख लो, अगर मान लो कि वही NO2 ग्रुप है यहां पे, ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या समझाया था, इस प्रकार से आएगा इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से बाहर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है। अब क्या होगा सर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बताया था, लेकिन वो काइम में था, वो sp2 कंडीशन में था, ये भी sp2 में है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन वहां पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या है बेटा डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेशन आ गया ना, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उठकर इधर ही जाने हैं। दूसरी चीज आपको और बता दूं कि इस जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है, इसको चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ठीक है नहीं है। अब आगे का जो कॉन्जुगेशन है वो आपको पता लग जाएगा कौन सा आएगा। देखो आप, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन आ गया बेटा, इसको तो ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आगे से आगे आप मूव करवा सकते हो,
ये आगे आप करवा लेना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डबल बॉन्ड के साथ क्या आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और देखो एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स देख रहे हैं अपन, और एग्जांपल्स देख रहे हैं। एक एग्जांपल ये बताया था मैंने, देखो आराम से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड, ऐसे। इसी प्रकार से आप इसका भी देख सकते हो, जो मैंने बताया था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर। आप चाहो जिधर कॉन्जुगेशन करवा दो बैठ जाएगा, आप चाहो तो इधर से चलने दो, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, या पहले लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन करवा के और फिर घुमा दो इलेक्ट्रॉनों को, करवा दोगे आराम से, ठीक है कि नहीं है? अभी और एग्जांपल्स दूंगा आपको, जो आपको खुद करनी होंगी, लेकिन एक बार आइडिया तो लगा अपन को कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, कहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन लेके जाएंगे इस चीज को। कोई दिक्कत? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट रेजोनेंस का हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, आई थिंक 7th नंबर आ गया है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद में आपको क्या करना है, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ तो हमेशा लुईस का ऑक्टेट रूल फॉलो करना होना चाहिए आपको, ठीक है नहीं है? क्या कह रहा हूं मैं, लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। कभी भी आप वैलेंसी को नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा नहीं करोगे। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो रेजोनेंस में जो है इसकी वैलेंसी 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन कभी भी 5 नहीं हो सकती, पेंटावैलेंट। आप वैलेंसी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है नहीं है? इसी प्रकार से नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो 4 होती है विद पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वैलेंसी आप 5 नहीं करोगे। ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो 3 होती है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है नहीं है? तो कभी भी इसकी वैलेंसी 4 नहीं करोगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि लिवाइस ऑक्टेट रूल मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग द रेजोनेंस प्रोसेस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे 8 पॉइंट की, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए स्टेबिलिटी का ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि चार्ज सेपरेशन है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए, यानी कि लाइक चार्ज जो एक जैसे चार्ज है वो पास पास नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। समझ में आई बात? तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो 8 पॉइंट है वो अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहां से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन अपन को देखना है, ठीक है भाई? चलें। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो बहुत ही बड़ा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले आपके पास 2 स्ट्रक्चर आएगी। कितनी स्ट्रक्चर आएगी? 2 स्ट्रक्चर आएगी, और वो पूछेगा कि दोनों में से कौन स्टेबल है, या 3 स्ट्रक्चर आएगी, 4 स्ट्रक्चर आएगी, कितनी भी आ सकती है, ठीक है नहीं है? तो जैसे ही आपको मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है नहीं है? तो मॉलिक्यूल्स मिलेगा तो सबसे पहले आप वो चेक करोगे कि इज दैट अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल, क्या वो न्यूट्रल है, ठीक है नहीं है? और क्या वो चार्ज है, आपको ये चेक करना है, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अनचार्ज और चार्ज में से हमेशा स्टेबल कौन सा होता है बेटा? अनचार्ज होता है। लेकिन ध्यान रखना, अनचार्ज में मैंने एग्जांपल्स लिखवाए हुए हैं आपको, एरोमेटिसिटी वाले वीडियो में बिल्कुल समझाया हुआ है कि जो कैलिक्सेन वगैरह होती हैं, फ्यूज्ड एरोमेटिक सिस्टम, जस्ट लाइक दिस, ये वाला एक एरोमेटिक सिस्टम है फ्यूज्ड अपने पास, और इसकी जो पोलर स्ट्रक्चर है, यानी कि जो चार्ज स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, इसमें एरोमेटिसिटी आ रही नहीं आ रही? तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है।
समझ में आई बात? तो असप्शन हर जगह होते हैं पर इतने ज्यादा नहीं है, लिमिटेड असप्शन है। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा चार्ज और न्यूट्रल अगर आ जाए, ठीक है नहीं है, तो कोशिश ये करना है कि अनचार्ज या न्यूट्रल को आप ज्यादा स्टेबल बताओगे। लेकिन एक आधे एग्जांपल इनके भी ध्यान रखना, इनको भी आप जहन में रखना, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चले आगे। तो जब चार्ज आ रहा है आपके पास कि सर चार्ज आ गया, तो चार्ज में आप क्या चेक करोगे? जैसे ही चार्ज आता है तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करोगे। क्या चेक करोगे बेटा? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करोगे। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करोगे। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बेटा सीक्वेंस से चेक करना है ये, ठीक है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करने हैं आपको। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। कैसे? अभी देखते हैं इसको। जैसे अभी एक एग्जांपल लिखवाया था मैंने ये वाला, ठीक है? एक तो ये एग्जांपल था और एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने ये वाली बनाई, ठीक है? कोई दिक्कत? अब आज से पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप चेक करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें देखो 2 है, इसमें 3 है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया आराम से? सीक्वेंस से चेक करोगे। क्या चेक करोगे बेटा? सीक्वेंस से। अगर मान लो कि इसी प्रकार से यहां पे केस आ जाता इसका, सेम केस, ठीक है? नहीं लोन पेयर स्टेबलाइजेशन हुआ यहां पे, ये देखो पॉजिटिव चार्ज, कौन ज्यादा स्टेबल है भाई? ये ज्यादा स्टेबल होगा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फिक्स हो जाए तो फिर ऑक्टेट चेक करना है आपको। क्या चेक करना है बेटा? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कांस्टेंट, इज सेम, देन क्या चेक करना है? ऑक्टेट, ऑक्टेट ऑफ एटम, ठीक है नहीं है? अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर सेम हो गए तो ऑक्टेट चेक कर सकते हो आप। जिसका ऑक्टेट परफेक्ट मिलेगा, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा, वो वाली स्ट्रक्चर क्या बनी जाएगी? स्टेबल बनी जाएगी। चलो ऑक्टेट भी आपने चेक कर लिया, फिर आपको क्या चेक करना है बेटा? ऑक्टेट चेक करने के बाद आपको चेक करना है कि उसमें चार्ज सेपरेशन कितना है। क्या भाई? चार्ज सेपरेशन कितना है? चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच की दूरी। क्या भाई? नेगेटिव चार्ज के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, है ना? ये चेक करना है आपको। तो आपको अच्छी तरह पता है जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आसपास रहते हैं तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है नहीं? अगर मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दूर दूर है, डिस्टेंस बढ़ती हुई चल रही है, तो कूलम्बिक फोर्स कम होता हुआ चल रहा है। और कूलम्बिक फोर्स जो है एक प्रकार का अट्रैक्शन है। देखो अट्रैक्शन कम और कम और कम, जितना नजदीक रहेगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अट्रैक्शन होने पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है नहीं है? तो जब भी आप बात करो तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस अगर ज्यादा है, मोर, ये डिस्टेंस अगर मोर है तो लेस स्टेबल होगी, और चार्ज सेपरेशन या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेस है तो मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल होंगे। कोई दिक्कत? स्टेबिलिटी का फंडा चलता है यहाँ पे पूरा का पूरा, तो वो अपन को देखना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो आइडिया लग जाएगा आपका। तो फिनोल का अपन ने देखा था बेटा, फिनोल का अपन ने देखा था, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। फिनोल की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है, फिनोल की जो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है बेटा? बाकी की स्ट्रक्चर तो एज इट इज आएगी, इधर नेगेटिव चल जाएगा। तो अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपका जवाब आएगा सर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। क्यों? न्यूट्रल है।
फिर सेकंड ज्यादा स्टेबल है, क्यों? चार्ज सेपरेशन लो है। और ये क्यों अनस्टेबल है? सबसे कम स्टेबल क्यों है ये? क्योंकि चार्ज सेपरेशन क्या है? ज्यादा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? आपके नजदीक है, ठीक है नहीं है? तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में आपका आता है कि अगर मान लो कि चार्ज सेपरेशन की काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? आप करोगे लाइक चार्ज। क्या करोगे बेटा? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब क्या है कि कौन सा एटम कौन से चार्ज को पसंद करता है? बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही हर एटम को चार्ज पसंद है अपना अपना, ठीक है नहीं है? अपना अपना चार्ज पसंद है, ठीक है नहीं है? जैसे अपन बात करें हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लाइक नेगेटिव चार्ज। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है एटम, वो नेगेटिव चार्ज पसंद करेगा, ठीक है कि नहीं है? ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या पसंद करेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो अपन क्या बोलेंगे? लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लाइक पॉजिटिव चार्ज। कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु नेगेटिव चार्ज, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या पसंद करेगा? धनावेश पॉजिटिव चार्ज। तो अपन तभी कहते हैं कि जब भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो नेगेटिव चार्ज जो है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर रहना चाहिए। अभी तो अपन ने किया था बेटा नाइट्रो वाले में, ये देखो इस वाले में किया था कि नहीं किया था? तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे कौन सा आएगा? नेगेटिव। तो इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करें तो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन पे क्या रहना चाहिए? नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, ठीक है नहीं है? और देखो जैसे कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल की एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो ये बन सकती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव। एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बन सकती है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव। तो यहां पे ये फंडा काम में आएगा, कौन सा? लाइक चार्ज वाला। कौन सा पसंद आए? कौन सा फंडा काम में आएगा? लाइक चार्ज वाला। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पूरा स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो यहां पे मैंने लिख दिया है, इसको दिमाग में फिट कर लेना पूरा का पूरा। सबसे पहले चलो रिवाइज करवा देता हूं इसको कि मॉलिक्यूल आपको मिल जाए तो पहले चार्ज अनचार्ज देखोगे, ठीक है नहीं है? तो अनचार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ एक एग्जांपल्स हैं उनको छोड़ दो, उनमें आप चेक कराना इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करवा की एरोमेटिसिटी तो नहीं आ रही। अगर चार्ज मिलता है तो आप क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करोगे। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है तो आपको ऑक्टेट चेक करना पड़ेगा। अगर ऑक्टेट से भी नहीं हो रहा है तो फिर चार्ज सेपरेशन चेक करना पड़ेगा। और अगर चार्ज सेपरेशन से भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको लाइक चार्ज चेक करना है कि बेबी को क्या पसंद है, ठीक है भाई? अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, वो आप चेक करके बताना कि उनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या होंगे। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि भाई यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लेके आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आ सकता है वो आ सकता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या होगी। दूसरा जो आ सकता है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, सबसे ज़्यादा कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है। तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हाफ लाइफ पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं है? ये कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है और स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है पोटेंशियल एनर्जी की किस प्रकार रिलेटेड है और हाफ लाइफ किस प्रकार रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्या आएगी? स्टेबिलिटी कम होगी। और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है।
क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे जनरली पूछे जाते हैं, और भी पूछे जा सकते हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि कंट्रीब्यूटिंग विच ऑफ द या विच इज मोस्ट contributing structure in resonance hybrid। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी है जो रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है। तो आपको बताया था मैंने, जो ज़्यादा स्टेबल होगी वो रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही कंट्रीब्यूशन देगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं, आप सारे क्वेश्चनों का जवाब देना, लेकिन ध्यान रखना मैं ज़्यादातर जो है किसके ऊपर फोकस करूंगा, स्टेबिलिटी। बाकी के क्वेश्चन आए वो आपको संभालने इसके हिसाब से। चलें, देखो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको स्टेबिलिटी अरेंज करनी है, तो मैं स्ट्रक्चर्स के नाम दे देता हूँ। ठीक है कि इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से अरेंज करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ वो ऑर्डर। देखो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर जो स्टेबल है वो सेकंड है, क्योंकि न्यूट्रल है। फिर उसके बाद फोर्थ आएगा। फोर्थ क्यों आएगा? फोर्थ इसलिए आएगा क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी जो क्या बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की संख्या है वो ज़्यादा है। ठीक है कि नहीं है, और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है पूरी तरह, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आएगा थर्ड स्ट्रक्चर लाइक चार्ज के ऊपर है। ठीक है, और फिर सबके लास्ट में कौन सी स्टेबल आएगी? फर्स्ट स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? फर्स्ट और सेकंड में से आपका जवाब आएगा सेकंड, ये आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ये लाइक चार्ज से होएगा। ठीक है, तो लाइक चार्ज देखोगे आप किसके पास है लाइक चार्ज? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? सेकंड ज़्यादा स्टेबल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने और इसको डी माने, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? या तो होगी ये वाली या होगी ये वाली। ठीक है, क्योंकि 4 कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब बताओ आपकी कौन सी ज़्यादा है? तो नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कॉमन है। ठीक है कि नहीं है, तो इसका ऑर्डर जो आना चाहिए वो पहले आना चाहिए आपका ए, उसके बाद में सी। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? और यहाँ पे देखोगे आप ऑक्टेट का गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, इस कारण से बी है, और लास्ट में स्ट्रक्चर कौन सी है आपकी? डी ज़्यादा स्टेबल है। सेम जो पैटर्न चलेगा वो 5th क्वेश्चन में चलेगा। इसका आंसर बता रहा हूँ 1, 3 और 2। ठीक है, कोई दिक्कत, न्यूट्रल है। और 3 में जो है ऑक्टेट का देख लेना, कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्या देखोगे? ऑक्टेट से हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट आप चेक करोगे 6th क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, आराम से होने वाला। इसका जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा भाई? फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड है। बिल्कुल सही है, यही ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अब जो सेम चार्ज है वो पास पास आ रहे हैं, जो गलत बात है। इन दोनों में ये स्टेबल है, और इन दोनों में से ये स्टेबल है, और इन दोनों में से ये स्टेबल है। क्लियर है, चेक कर लेना आराम से। लाइक चार्जेस का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, और इन दोनों में से जो है पोलर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है बेटा? एरोमेटिसिटी आ रही है। क्या आ रही है? एरोमेटिसिटी आ रही है। कोई दिक्कत? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने किए यहाँ पे। आई थिंक आपका जवाब बिल्कुल लगभग सही आया होगा। तो 2-3 क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से ले लीजिए आप। 2-3 क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से ले लीजिए। एक तो ये वाला 11th क्वेश्चन मान लो, तो 11th क्वेश्चन में एक तो अपन ये ले लेते हैं, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है या इसकी पोलर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है? आप खुद बताओगे कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। सिंगल बॉन्ड मान लेना भाई, है ना। यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव। कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? ठीक है। और 12वें क्वेश्चंस में क्या करोगे आप?
जो फिनोल है, फिनोल की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ करोगे और उसमें स्टेबिलिटी बताओगे। 13 में आप क्या करोगे, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन की सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करोगे और उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी बताओगे। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से हैं। ठीक है, अब जो स्टार्ट करेंगे अपन वो करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के टाइप क्या है। ठीक है कि नहीं है? टाइप क्या है, कितने प्रकार का होता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार का होता है, वो देखते हैं। चलें, देखो अब हम देखेंगे कि ये जो आर या एम इफेक्ट है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है नहीं है? तो आर ओब्लिक एम इफेक्ट जो है वो कितने प्रकार का होता है। बेसिकली आर और एम में आपको हल्का फुल्का डिफरेंस जो था वो बता दिया था मैंने। ठीक है कि नहीं? आर इफेक्ट जो है आपका 2 टाइप का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का। पहला इफेक्ट कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जिसको आप प्लस आर या प्लस एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। ठीक है, इसको आप माइनस आर और माइनस एम से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? और आपको बता दूं मैं, ये जो आर इफेक्ट है या एम इफेक्ट है ये केवल कॉन्जुगेट सिस्टम पर ही लागू होगा, हर जगह लागू नहीं होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है नहीं है? तो हम जो सिस्टम देख रहे हैं वो पहले आपको समझा देता हूं कि अपन जो सिस्टम देख रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, या तो अपने पास सिस्टम जो है वो बेंजीन रिंग पर लगे हुए ग्रुप्स की नेचर, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट है वो चेक कर रहे हैं ऑन द बेंजीन रिंग। क्लियर है? या फिर अपन चेक कर रहे हैं कि अगर कोई एल्कीन आ जाए तो एल्कीन पर इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है इस एल्कीन पर। ठीक है नहीं है? कॉन्जुगेट सिस्टम में तो अपने पास 2 कॉन्जुगेट सिस्टम अपन ने लिए हैं। पहला बेंजीन कॉन्जुगेट सिस्टम के रूप में लिया है, दूसरा आपने एल्कीन कॉन्जुगेट सिस्टम के रूप में लिया है। तो वो इफेक्ट कैसा होगा? ठीक है नहीं है? रिलीजिंग का मतलब हो गया जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में या आपके जो एल्कीन सिस्टम है उसमें रिलीज कर दे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगी। और विड्रॉइंग वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर ले, अपनी तरफ विड्रॉल कर ले। ठीक है नहीं है? अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है वो कैसे पहचानेंगे? जनरली इनके ऊपर लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर होते हैं। तो एग्जांपल्स देखना आप। देखो, एक तो फिनोक्साइड आयन जब भी बनेगा, ये दिख रहा है, ये वाला। नेक्स्ट है आपका OH लोन पेयर, OR लोन पेयर और OAC ग्रुप है। क्या है बेटा? OAC ग्रुप। ये एसी ग्रुप होता है, एसिटिल ग्रुप। आर लगा दो यहां पे, लेकिन जुड़ा हुआ किधर से ही है? ये लोन पेयर वाली साइड से जुड़ा हुआ है, तो लोन पेयर का क्या रहेगा? रिलीजिंग इफेक्ट रहेगा। ठीक है नहीं है? इसी प्रकार से आप चाहो तो NH माइनस ले सकते हो। ठीक है नहीं? दूसरा आप ले सकते हो NH2 1 डिग्री Me, फिर ले सकते हो NHR 2 डिग्री Me, और फिर ले सकते हो आप ये 3 डिग्री Me लोन पेयर। और एमिलाइड टाइप में आप बना सकते हो। यहां पे आर लिख देता हूं इस बार। ये कैसे हैं? रिलीजिंग ग्रुप है, लोन पेयर है। लोन पेयर वाले तो भैया हैलोजन भी होते हैं, F 3 लोन पेयर। ठीक है, दूसरा है Cl, तीसरा है बेटा Br। क्या है? Br। और चौथा है I। लोन पेयर वाले हैं सारे के सारे। तो इनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है कुछ केसेस में। वो क्या होता है वो अभी डिस्कस करेंगे अपन इसके बाद में।
ठीक है नहीं। और एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हो, देखो एसएच हो गया आपका लोन पेयर का बेटा, एसआर हो गया लोन पेयर, क्लियर। अब इधर के अपन चेक करते हैं जो माइनस एम या माइनस आर शो करेगी, तो ये जनरली मल्टीपल बॉन्ड वाले होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल बॉन्ड वाले। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले, इसका मतलब जो आपके सिस्टम से जुड़ेंगे वहां पे मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, जस्ट लाइक दिस। जैसे मान लो कि ये आपका सिस्टम है, तो इस टाइप से मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे। और ये बी जो होगा वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। देन ए से हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत? तो यहां पे पहला एग्जांपल आता है साइनाइड, दूसरा एग्जांपल आता है NO2, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल चेक कर लो आप आराम से। ये देखो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, एसिड हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, ठीक है। एनहाइड्राइड भी हो सकता है, NCOOCOR, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? जनरली ये कई बार क्या होता है, कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती है जिनमें वैकेंट p और d ऑर्बिटल होता है, वो किसकी तरह बिहेव करती है बेटा? माइनस आर और माइनस एम स्पीशीज की तरह बिहेव करती है। अभी चर्चा करेंगे अपन इसकी, लेकिन उससे पहले मैं जो बहुत जरूरी चीज है जो बताना चाह रहा हूं उसको आप नोट कर लेना। जब कभी भी इनका हाइड्रोजन को छोड़ दो, समझ में, जब कभी भी ओरो का प्लस आर कंपेयर करोगे कि किसका प्लस आर ज्यादा है, किसका प्लस आर कम है, इस प्रकार से कंपेयर करो ना, तो आप ये मान के चलना कि जो रेजोनेंस है वो सबका इक्वल ही है, आर इफेक्ट सेम है। समझ में आई बात? भाई एक चीज बताओ कैसे सेम है, मैं समझा रहा हूं आपको। फिनोल है, फिनोल का रेजोनेंस चल रहा है बेटा, ये वाला एनिलीन का भी रेजोनेंस चल रहा है। दोनों में क्या चेंजेस आएगा कोई चेंजेस? ऐसे तो है नहीं भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया, या इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए एक से, नहीं, इलेक्ट्रॉन दो ही दे रहे हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं, आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, रेजोनेंस शो करवा रहे हैं। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला इफेक्ट कौन सा है अपना? इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जिसका इन दोनों का रेजोनेंस तो सेम है, आर इफेक्ट इक्वल, बट आर इफेक्ट कैन बी चेंज्ड बाई, या इफेक्ट ऑफ आर इफेक्ट, क्या कह रहा हूं ना, इफेक्ट ऑफ आर इफेक्ट कैन बी चेंज्ड बाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अपन बात करते हैं कि भाई इन दोनों का प्लस आर और प्लस आर क्या है, मैंने इक्वल मान लिया, इन दोनों का प्लस आर इक्वल मान लिया, लेकिन मैंने चेक किया कि इसका माइनस आई किससे ज्यादा है, इसके माइनस आई से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये ज्यादा डिक्रीमेंट करेगा कंपेयर ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये ऑर्डर आना चाहिए लेकिन आता नहीं है, किसकी वजह से? इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो क्या ऑर्डर आएगा? इसका प्लस आर जो है, हाँ जी, ज्यादा होगा NH2 ग्रुप का। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो है। क्या है भाई? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो है। इसी प्रकार से अपन OH और OR इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, इनका आर इफेक्ट अभी इक्वल मानूंगा, आप रटने वाली बात नहीं है, आप इनका आर इफेक्ट क्या मानोगे? इक्वल मानोगे, ठीक है। इन दोनों में से जो माइनस आई इफेक्ट है वो किसका ज्यादा है? आप सर OR का ज्यादा है, माइनस आई। तो बताओ प्लस आर किसका ज्यादा होगा? बिल्कुल प्लस आर किसका ज्यादा होगा? OH ग्रुप का ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो आप आराम से, कोई डाउट तो नहीं है। इसी प्रकार से आप इसमें चेक कर सकते हो, NH2 OCOR, ऑब्वियसली माइनस आई इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो आर इफेक्ट ज्यादा किसका है? प्लस आर,
NH2 ग्रुप का। या अपन ये भी ले सकते हैं NHCOOR OCOR, वही कंसेप्ट लग जाएगा। किसका प्लस आ जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो रटना नहीं है, कंसेप्ट को पहचानना है, कंसेप्ट को पहचानकर फिर आंसर करना है अपन को। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है कि आर, आप है ना आर इफेक्ट इक्वल माना करो, और जो आर इफेक्ट का एक्चुअल ऑर्डर निकालो ना आप, वो किससे निकालोगे, इंडक्टिव इफेक्ट से निकालोगे। किससे निकालोगे बेटा, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है, उसका प्लस आर जो होगा उतना ही कम होगा। और यहां पे जो है इफेक्ट लगेगा, यहां पे लगेगा, देखो ये पहली चीज, ये जितनी भी स्पीसीज है, जैसे मान लो कि NO2 और CN में हम चेक कर रहे हैं कि किसका माइनस आर ज्यादा है, तो माइनस आर दोनों का बराबर है, उसी कंसेप्ट के हिसाब से माइनस आर दोनों का क्या है, फ्लैट बराबर है। किससे चेक होगा, माइनस आई से। तो हमने ये चेक किया कि इसका माइनस आई CN के माइनस आई से ज्यादा है, तो ऑर्डर किसका देख रहे हैं, विड्रॉइंग का, और ये भी विड्रॉइंग है, इसका मतलब अनहेंस करेगा, जिसका माइनस आई ज्यादा उसका माइनस आर ज्यादा। समझ में आई? तो माइनस आर का ऑर्डर क्या होगा, माइनस आर का ऑर्डर ये होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब हम वो स्पीसीज चेक करेंगे, यानी कि एबनॉर्मल केस चेक करेंगे। यहां पे कुछ स्पीसीज ऐसी है जिनके या तो p ऑर्बिटल वेकेंट होंगे या d ऑर्बिटल वेकेंट होंगे। तो कभी भी अगर इस प्रकार की स्पीसीज बेंजीन रिंग से जुड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, कौन से वाले, पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगी। कौन सी करेगी बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगी, ऐसे, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है नहीं है, तो इनका जो है हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस आर या माइनस एम कंसीडर करेंगे इनका। ठीक है नहीं है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके पास लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड दोनों होते हैं। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर वो चाहे तो एक फिनोमिना ऐसे शो कर सकता है जस्ट लाइक प्लस आर, और अगर वो चाहे तो एक फिनोमिना जो है वो कुछ इस प्रकार से शो कर सकता है जस्ट लाइक माइनस आर, कर सकता है। सेम इसमें भी यही है, आप चाहो तो आप माइनस आर शो करवा सकते हो, आप चाहो तो लोन पेयर के द्वारा क्या शो करवा सकते हो, प्लस आर शो करवा सकते हो, कोई दिक्कत। इसी प्रकार ये है, इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जा सकते हो, अंदर लेके जा सकते हो, दोनों स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है नहीं है, अब ये बाइब्रेटिंग का केस है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर लेके गया तो ये रिंग जो है, ये रिंग ये माइनस आर ग्रुप होगी फॉर दिस रिंग, और ये वाली रिंग होगी वो प्लस आर होगी फॉर दिस रिंग। समझ में आई बात? अब जो बात करेंगे वो करेंगे अपन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजन। ठीक है नहीं है, उससे पहले आप देख लो कि ये ग्रुप ऐसे हैं जिनका न तो प्लस आर माइनस आर कुछ भी नहीं है, यानी आर इफेक्ट ही नहीं है, नो आर। यहां पे जो आंसर होगा ओनली माइनस आई इफेक्ट से होगा। इनका कंसीडर क्या करना है बेटा, ओनली माइनस आई। अब चलते हैं अपन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजन्स। तो हैलोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? ठीक है नहीं है, देखो हैलोजन जो है अपने पास, सुनना आराम से, FCl Br और I, और सब लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। ठीक है भाई, ग्रुप है, कुछ भी मानो। जब लोन पेयर आता है, तो लोन पेयर के रेस्पेक्ट में हम एक बात बोल सकते हैं, जो अपन कर रहे थे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्या भाई, दिशात्मक प्रभाव। तो लोन पेयर जो है वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देने के लिए काम में आते हैं। तो कभी भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जब आता है तो लोन पेयर किस रोल में आ रहे हैं भाई, प्लस आर या प्लस एम। जब भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के लिए बात हुए तो आपको लोन पेयर को ध्यान में रखना है और प्लस आर प्लस एम से आंसर देके आना है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो अपन, समझ में आई बात?
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से मतलब ये हो गया कि जैसे बोलते हैं ना, ये ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कौन सा भाई? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कई ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन हैलोजन कौन सा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? दूसरा जो हैलोजन के पास है, दूसरी चीज जो हैलोजन के पास है, दूसरी चीज जो हैलोजन के पास है वो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। क्या है भाई? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। तो यहां पे जब बात आएगी दूसरे वाले की, वो आएगी रिलेटिव रिएक्टिविटी। क्या है? रिलेटिव रिएक्टिविटी। तब आपको आंसर कहां से देना है? इंडक्टिव इफेक्ट से। कहां से देना है? इंडक्टिव इफेक्ट। जब भी केस आए किसका बेटा? रिलेटिव रिएक्टिविटी का। कैसे रिएक्टिव रिलेटिविटी का? मतलब ये होता है जैसे क्लोरोबेंजीन लिए अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत, और हम यहां पे ले रहे हैं इससे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एनिलीन, और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओर? तो आप जवाब क्या लोगे? बोले यहां पे क्या लग रहा है? माइनस आई। कंसीडर माइनस आई को बनना है। आप प्लस आई में घुस गए तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। प्लस आर में घुस गए, रेजोनेंस इफेक्ट में चले गए, मेसोमेरिक इफेक्ट में चले गए, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पे केवल कंसीडरेशन अपन को रिलेटिव रिएक्टिविटी, या कई बार पूछा जाता है कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो उस टाइम पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट यूज में लेना है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरा रेजोनेंस है, रेजोनेंस है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहां पे हमने रिएक्टिविटी के लिए कौन सा वर्ड यूज में लिया बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट, कि यहां पे इसका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई ज्यादा है, इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? आपकी कम होगी, ठीक है नहीं है? अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे 4-5 केसेस आएंगे, समझा देता हूं मैं और दोबारा और समझा दूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है नहीं है? ये 4 केस है। पहला केस है बेटा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ठीक है नहीं है? तीसरा है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। अब वो एसिडिक नेचर किसी की भी हो सकती है जानना, ठीक है। अपन जनरली क्या करते हैं बेटा? फिनोल की एसिडिक नेचर और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को कंसीडर करते हैं बेंजीन में, समझ में आई बात? और थर्ड है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में जनरली एनिलीन्स आती है, बाकी का और किसी को कंसीडर अपन नहीं करते हैं, कोई दिक्कत? इन चारों में आपको फंडा यूज में लेना है बेटा। अगर इन चारों में आपका अगर एफ आता है, Cl, Br, I, तो जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इनके एग्जाम में आए हुए और आईआईटी वगैरह ने जिस हिसाब से आंसर दिए हैं उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है नहीं है? जब भी एफ आए तो आप ये ध्यान रखना कि आंसर करते समय आपका रेजोनेंस आप डोमिनेंट मानोगे किसके ऊपर? माइनस आई के ऊपर, ठीक है नहीं है? और जब इनका आंसर करोगे तो इनका माइनस आई किसके ऊपर डोमिनेंट मानोगे? प्लस आर के ऊपर। तो असेप्शन वाली बात ये है, ये तो नॉर्मल फिनोमिना, क्या है? ये तो नॉर्मल फिनोमिना, और असेप्शन वाली बात ये है कि इनका माइनस आई आपको कंसीडर करना है इन 4 केसेस में।
बाकी का मैंने आपको समझा ही दिया। जब भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दोगे तो रेजोनेंस से दोगे, और रिएक्टिविटी दोगे रिएक्टिविटी दोगे तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट यूज में लेना है। कोई दिक्कत? एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं कि आपने फिनोल का रेजोनेंस करवाया, नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस करवाया, तो आपने एक चीज देखी होगी कि इस बेंजीन पर यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो वो जो ग्रुप है अगर इसका हम क्या माने बेटा, या तो आर इफेक्ट माने या फिर एम इफेक्ट माने। क्या माने? आर इफेक्ट माने, एम इफेक्ट माने। जो चार्ज आ रहा था वो इप्सो पर नहीं था। इप्सो पर था क्या? नहीं था ना। इप्सो पे नहीं था, मेटा पे नहीं था, मेटा पे नहीं था। यहां पे चार्ज नहीं आ रहा। जब भी आप रेजोनेंस करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हो, तो चार्ज यहां नहीं आ रहा। चार्ज आ रहा है वो यहां आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर है, चाहे पॉजिटिव आओ चाहे नेगेटिव आओ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चार्ज जो है या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या पैरा पोजीशन पे आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है बेटा? पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब जो रेजोनेंस है आपका या मेसोमेरिक इफेक्ट है वो केवल ऑर्थो और पैरा पर ही वर्क करता है। और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पुट करेगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे पुट करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल के लेके जाए या रखे। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रॉपर वे में यहां अरेंज करे, वो इक्वल रखेगा। कुल मिला के बात है। तो इसका मतलब रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा विद इक्वल इंटेंसिटी। बट जो आई इफेक्ट होता है वो आपको पता है सबसे ज्यादा इप्सो पे काम करेगा, फिर ऑर्थो पे करेगा, फिर मेटा पे करेगा, सबसे कम पैरा पे करेगा। क्यों करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, आर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आई? जितना लंबा कॉन्जुगेशन उतना होता जाएगा, क्या दिक्कत होगी? आगे तक हो जाएगा। करवाने वाले की हिम्मत चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए। क्लियर है भाई? तो ये पैरा पोजीशन पे क्या होगी और ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगी? इक्वल आपकी डेंसिटी बनेगी, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो चाहे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो, आर इफेक्ट जो है इक्वली वर्क करेगा। ये चीज मैं एक बार और समझा दूंगा आपको जब मैं एप्लीकेशन करवाऊंगा ओवरऑल में। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत? अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसी प्रकार से वर्क करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो पैरा पे वर्क करता है, मेटा पे और इप्सो पे नहीं करता है। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना ये चीज। क्लियर है? तो रेजोनेंस का ये जो पार्ट है, ये पार्ट अपन यहीं पे खत्म कर रहे हैं बेटा। रेजोनेंस इतना ही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।